वो इस वक्त हिजला या रसी में दुल्हन बनी बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। उसका दिल बेपनाह अंदेशों और वसवसों से घिरा हुआ था। न जाने आज की रात कैसी होगी। वो बार बार यही सोच रही थी। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और उसका मजाजी खुदा बरहम तासुरात के साथ अंदर दाखिल हुआ। मैंने तुम्हें कितना समझाया कि तुम मुझसे शादी करोगी तो सुखी नहीं रहोगी, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। लेकिन तुमने वही किया जो तुम्हारा दिल चाहा। अब मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा। वो जानहाना अंदाज में आगे बढ़ा और एक झटके से उसके बाजू से पकड़कर उसे पलंग से एकदम से खींच कर खड़ा कर दिया। उसके फौलादी हाथ उसके नाजुक बाजू को बुरी तरह से दबाए हुए थे। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, क्यों अपनी शामत को खुद ही दावत दी? उसने दूसरे हाथ से उसका घूंघट एक झटके से अलग कर दिया और वो बगैर दुपट्टे के अपने पूरे हुस्न के जलवों के साथ उसके सामने मौजूद थी। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? उसकी आंखें खून रंग हो रही थी और वो मुसलसल उसके करीब खड़ा अपनी गर्म सांसें उसके वजूद पर महसूस करवा रहा था। लेकिन उसका गुस्सा ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने 4 जिंदगियों को तबाह होने से बचाया है। बलाखिर वो हिम्मत करके बोल ही पड़ी कि महज तुम्हारी ख्याम ख्याली है कि तुमने 2 जिंदगियों को खुशी दी है, खुद की जिंदगी बर्बाद करके रखती है। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रखूंगा। मैं तुमसे शादी की पहली रात ये कह रहा हूँ, तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? उसने गोया उसके जख्मों पर नमक छिड़का और एकदम से उसे कमर से खींचकर अपने बिल्कुल करीब लाकर उसका जबड़ा अपने हाथों में जकड़ लिया। वो दोनों इतने करीब थे कि दोनों की पलकें एक दूसरे से टकरा रही थी। एक की आंखों में खौफ था, तो दूसरे की आंखों में इंतकाम था। ओहो, मैं तो भूल ही गया कि शादी की पहली रात दुल्हन को मुंह दिखाई का तोहफा दिया जाता है। चाहिए तुम्हें मुंह दिखाई का तोहफा? उसने झटके से उसे पलंग पर धक्का दिया और दराज से तोहफा निकालकर उसका हाथ दृष्टि से पकड़ा। राइमा का हाथ कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू शिद्दत से बह रहे थे। तुम्हें पता है, ये कंगन मैंने समिया के लिए बना कर रखे थे, लेकिन उसकी जगह तुमने ले ली। अब ये कंगन तुम जबरदस्ती पहनोगी। उसे वो कंगन जबरदस्ती उसके हाथ में घुसाने की कोशिश की तो उसका हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया। खुदा के लिए छोड़ दे, क्यों जुल्म कर रहे हैं? आखिर मेरा कसूर क्या है? बल आखिर वो बोल पड़ी तो वो एक लम्हे के लिए आशिम ने चौंक कर उसे देखा। क्यों, क्या हुआ? पहले ही मरहले पर शिकस्त खा गई? हिम्मत हार गई? पछता रही हो? हाशिम ने फनकारते हुए लहजे में उससे कहा तो उसे देख कर रह गई। मेरी हिम्मत को मत आजमाए, वरना आपको शिकस्त खानी पड़ेगी। उसने इस अंदाज में ये बात कही कि उसके हाथ पर हाशिम की गिरफ्त कमजोर पड़ गई और ना जाने किस ख्याल के जेर असर से झटके से छोड़ दिया। कंगन दूर जा गिरा और उसके हाथ से खून बहने लगा। जाओ, जाकर कपड़े तब्दील कर लो। और हाँ, बेड पर मेरी जगह है, यहाँ मौजूद सोफे पर तुम सोओगी। आई समझ तुम्हें? उसका हुक्म सुनते हुए झटके से पलंग से उतरी और जाकर वॉशरूम में बंद हो गई। वॉशरूम में बंद होते ही वो दीवार से टेक लगाकर बैठती चली गई। मैं ऐसे कैसे जिंदगी जीऊंगी? मेरी जिंदगी तो अजाब हो जाएगी। अपने बाहरी लहंगे को समेटते हुए वो खड़ी हुई और अपना अक्स आईने के सामने देखने लगी। उसके चेहरे पर उदासी की गहरी लकीरें मौजूद थी। भला किसी दुल्हन को शादी की पहली रात पे कभी ये सहना पड़ा होगा जैसे मेरे साथ हुआ? उसने अपने हाथ में मौजूद निशान देखे जिनमें से खून रस रहा था। वो इंतहाई बड़े दिल के साथ कपड़े बदल कर कमरे में वापस आई तो वो करवट लेकर सो चुका था। भला मेरी जिंदगी में भी सुकून शामिल होगा या नहीं? उसने इंतहाई दुख से सोचा और फिर खुद को सोफे पर सोने के लिए लेट गई। उसकी जिंदगी का अहम तरीन दिन था, लेकिन अब ये दिन उसकी जिंदगी का बदतरीन दिन साबित हो गया था। 2 लोगों की खुशियों की जिम्मेदारी उठाने के बाद मुझे लगा था कि सब ठीक हो जाएगा और उनका गुस्सा भक्ति है, लेकिन ये तो मुझसे भी ज्यादा गुस्सा है, बल्कि इंतकाम पर उतर आए हैं। अब मैं बाकी माइंदा जिंदगी इनके साथ कैसे गुजारूंगी? आंसू उसकी आंखों से बहने लगे और सारी रात उसकी आंखों में कटने लगी। रात के आखिरी पहर कब उसकी आंख लगी उसे पता ही नहीं चल सका। पूरी रात को वो माजी के हवाले से सोचती, जब उसके शौहर ने उसे बाकायदा तौर पर खबरदार किया था कि उससे शादी ना करे। लेकिन अगर उसने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ही दी थी और अब पछता रही थी। 2 महीने पहले
وہ آفس سے تھکا हारा निकला और जैसे ही अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा तो किसी ने उसे पुकारा। उसी पुकार पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। क्या है, अब क्यों रोक रही हो? उसने पीछे मुड़कर देखा और सीने पर बाजू लिपट लिए। बस तुम्हें एक आखिरी बार देखना चाहती हूँ। कल से फिर मैं टूर के लिए निकल रही हूँ ना, इसलिए सोचा तुम्हें एक आखिरी बार देख लूं। तो 3 दिन के लिए तुम्हें ये शक्ल अपने जहन में बिठानी पड़ेगी। वो प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की उसी की कॉलीग थी, जिसका नाम समिया था। ऑफिस से निकलने के बाद सीधा उसकी तरफ चली आई थी। ओहो, क्या बात है, चलो आओ, फिर इस शाम को और हसीन बनाते हैं, यहीं बैठकर याद ताज़ा करते हैं। वो जो थका हुआ था एकदम से उसकी बात पर फ्रेश सा हो गया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसके अंदर बैठने का मुंतजर था। सीरियसली, तुम सच कह रहे हो? उन दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक था और इस गहरे ताल्लुक में पहली बार आशिम ने उसे कहीं बाहर चलने का कहा था। हाँ तो तुम खुशी की मारी बेहोश ना हो जाना। वो दोनों क्लास फेलो भी रह चुके थे और फिर दोनों ने एक साथ ही ऑफिस में जॉब भी शुरू की थी। हम कहाँ जाएंगे वैसे? वो बच्चों की सी खुशी से खुश होते उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गए और वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए गाड़ी ड्राइव करने लगा। आज का दिन तुम्हारे नाम है, जहां तुम बोलोगी वही ले जाएंगे सरकार। उसने एकदम से अपने सीने पर हाथ रख के झुकते हुए कहा तो उस सर पीछे करके जोर जोर से हंसने लगी। ठीक है, तो फिर किसी कैफे चलते हैं, मुझे एक शानदार सी कॉफी पिलाओ, वहां बैठकर बातें करेंगे। समय ने अपनी खुशी जाहिर की तो हाशिम अंसारी ने भी सर हिलाकर उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया। हाँ तो बताओ, कैसा लग रहा है आज तुम्हें? हाशिम अंसारी ने उसे भरपूर निगाहों के हिसार में लेकर पूछा। वो एकदम से ब्लश कर गई। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे 5 साल बाद हम दोनों किसी जगह तना बैठे कॉफी पी रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मेरा दिन इतना अच्छा बना दोगे। पता है, कभी कभी मैं सोचती थी कि हम दोनों का रिश्ता कैसा है। कभी साथ कहीं गए ही नहीं, ना तुमने कभी पूछा, ना मैंने तुमसे कभी ख्वाहिश जाहिर की। हाँ, दिल में अलबत्ता ये गिला था, पर आज तुमने सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। समिया ने मुस्कुराकर उससे कहा तो वो दिल ही दिल में उसकी नजर उतारने लगा। उसके चेहरे पर उमड़ने वाली खुशी उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। इसी दौरान हाशिम अंसारी का मोबाइल बार बार बजने लगा। उसने एक बार में ही उसे साइलेंट कर दिया। क्या हुआ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? कोई जरूरी कॉल भी हो सकती है ना? समिया ने कॉफी का एक सिप लेते हुए उससे कहा। हाँ, पर आज तुमसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए और कुछ भी नहीं। घर से फोन है और मैं यही पूछ रही हूँ कि कहाँ रह गए, घर क्यों नहीं आए हो? अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि उनकी बहू को लेकर घूम रहा हूँ? बता दूं क्या? वो एकदम से शरारती सा हुआ तो समिया इस कदर खूबसूरत इजहार पर फटी फटी निगाहों से उसे देखती ही रह गई। उसने पहली बार इस तरह बात की थी। फिर वो एकदम से अपनी पलकें झुका गई। उसके गालों पर शर्म की सुर्खी फैल चुकी थी। मैं तो शर्माना भी नहीं आता, ये मंजर तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। उसने अपने हाथ थोड़ी के नीचे रखे और मेज पर टिकाते उसे टिकटिकी बांध कर वो देखने लगा। तो एकदम से उसने उसकी आंखों पर हाथ रख दिए। बस कर जाओ हाशिम, अब मुझे सच में घबराहट हो रही है, उसने एकदम से कहा तो हाशिम का कहका बुलंद हो गया। इसी दौरान समिया का फोन बजने लगा। उसके चेहरे की रंगत एकदम से फीकी पड़ गई। क्या हुआ, कॉफी तो पूरी पी लो, ठंडी हो रही है। हाशिम ने कहते साथ ही अपनी कॉफी उठाई और उसे अपनी निगाहों में बिसा कर गौर से देखते हुए पीने लगा। यार, अम्मी की कॉल आ गई है, कह रही है कि जल्दी करो, पैकिंग भी करनी है। एक तो सारे कजनों को ना इसी 1 महीने में शादी करनी होती है, फिर इनके लिए दूर गाँव जाऊं, वहां रहूं, वहां शादी इंजॉय करूं। मैं तो थक जाऊंगी। मुझे तो ऑफिस से भी 3 दिन की छुट्टी मिल सकी है, जबकि मुझे वहां 1 हफ्ता रहना है। उसने जल्दी जल्दी अपना पर्स कंधे पर लटकाया, कॉफी खत्म की और वापसी के लिए तैयार नजर आने लगी। मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना तुम? हाशिम ने अचानक से सवाल किया तो उसे देख कर रह गई। ये कैसे सवाल है भला? वो हैरान हुई। यही तो सवाल है, बताओ ना। हाशिम ने इसरार किया। वैसे ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मर्दों का दिल जल्दी लड़कियों पर आ जाता है, वो अपने दिल में बैक वक्त की लड़कियों को जगह दे सकते हैं। मैं वापस आऊं तो पता चले कि मैं आपके दिल से उतर गई हूँ और कोई और आपके दिल पर कब्जा कर चुका है। उसने हाशिम की बात का जवाब नहीं दिया, उल्टा सवाल कर डाला। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी सोचना भी मत।
तसव्वुर भी ना करना। हाशिम एकदम से संजीदा हो गया और अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर वापसी के लिए कदम बढ़ा दिया। अच्छा ना, अब मूड तो सही करो। मैंने तो ऐसे ही कह दिया। गाड़ी में वो खामोश रहा तो समिया ने उससे कहा। वो हैरान सी हो गई। जो बात मुमकिन ही ना हो क्यों करती हो फिर? हाशिम ने फीका सा मुस्कुराते उसे देखकर कहा, अच्छा बाबा, मान लिया कि आपके दिल में मेरे अलावा किसी और के लिए जगह है ही नहीं। अब ठीक है। समिया ने मुस्कुराते अपनी बात मुकम्मल की तो हाशिम के चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट उभरी। ये हुई ना बात। ये बिल्कुल 100% ठीक बात कही आपने। अब मेरा मूड ठीक हो गया है। हाशिम ने शरारत से उसकी तरफ झुकते हुए कहा और फिर दोबारा सारी तवज्जो गाड़ी चलाने पर मरकूज कर दी। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है समिया। समिया ने आंखें मूंद कर गाड़ी की सीट से टेक लगा ली और हाशिम से कहने लगी। वो दोनों इसी तरह से बातें करते अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगे, लेकिन नहीं जानते थे कि किस्मत ने उन दोनों के लिए क्या फैसला लिख कर रखा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या है यार, इतनी देर लगा दी आपने। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। वो रात के 10 बजे घर पहुंचा था और जैसे ही दरवाजा खुला तो उसकी छोटी और लाडली बहन जारा उसे देखकर मुंह बनाते हुए कहने लगी, क्या हो गया है? ऐसी भी क्या इमरजेंसी हो गई जो कब से मेरा इंतजार कर रही हो? कोई खास बात है क्या? अंदर आते उसने बैग सोफे पर रखा और खुद भी ढह जाने वाले अंदाज में सोफे पर गिर सा गया। हाँ ना, तभी तो कह रही हूँ, बात ही ऐसी है कि आप भी सुनेंगे ना तो खुश हो जाएंगे। मेरे तो खैर पर निकल आए हैं और मैं खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही हूँ। उसने चहक कर कहा तो हाशिम को एकदम से शक सा हुआ। कहीं तुम्हारी दिली मुराद तो नहीं पूरी हो रही? उसने एकदम से बैठकर अंदाजा लगाने की कोशिश की। हाउ स्वीट भाई, आपने तो पहले ही बारी में अंदाजा लगा लिया। बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया, लेकिन ये एक अंदाजा बाकी है और वो इस कदर शॉकिंग है, बिल्कुल हैरत जता। आप भी सुनेंगे ना जो चंद में के लिए कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। उसने अपने हाथ में मिठाई की प्लेट पकड़ी और एक बड़ा सा रसगुल्ला उठाकर अपने हैरान परेशान भाई के मुंह में डाल दिया। सिर्फ मेरी दिली मुराद पूरी नहीं हुई, बल्कि फूफो जान ने अपनी बेटी रायमा के लिए आपको भी चुन लिया है ना खुशी की बात? और हाशिम के मुंह में अटका रसगुल्ला ना अंदर जा सका ना बाहर आ सका। वो फटी फटी निगाहों से अपनी बहन को देखता रह गया, जिसने ऐसी खबर सुनाई थी जिसे सुनकर उसे अपने पैरों से जमीन खिसकती महसूस हो रही थी। क्या कह रही हो तुम? एकदम से हाशिम ने मिठाई मुंह से निकाल कर दूर फेंकी और फौरन से खड़ा होकर गुस्से में नजारा से पूछने लगा, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आज वो आई थी, मेरे लिए रिश्ता मांगा और आपके लिए रिश्ता दे भी गई। अब मैंने तो हाँ भी कर दी। मैंने सोचा मैं अम्मी से पहले आपको बताऊंगी, लेकिन अब इतना शौक क्यों हो गए हैं? आपको पता तो है कि हमारे खानदान में रिवाज है कि जहाँ लड़की का रिश्ता तय होता है वहीं लड़की की भी उस घर की लड़की को अपनाना पड़ता है। इसमें हैरत की कौन सी बात है? जारा ने उसके चेहरे की तरफ देखे बगैर सारी तवज्जो मिठाई पर मरकूज की और अपना पसंदीदा गुलाब जामुन उठाकर खाने लगी। मम्मी कहा है मुझे उनसे बात करनी है अभी इसी वक्त। वो कहा है, नजर नहीं आ रही। उसने एकदम से संजीदा लहजे में जारा से पूछा तो उसे देखता रह गई। यही होंगी अपने कमरे में शायद। लेकिन आपको क्या हुआ है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? इससे पहले कि वो कोई जवाब देता तेज तेज वो कदम उठाता अपनी अम्मी के कमरे की जानिब जाने लगा। कि मैं क्या सुन रहा हूँ? ये जारा मुझे क्या कह रही है? क्या आपने पुप्पो की बेटी रायमा से मेरी शादी तय कर दी? आपने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया? जारा ने खुश होते उसे खबर ऐसे सुनाई थी कि वो शशर रह गया था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है जो इस कदर तुम शदीद रद्द अमल दे रहे हो? तुम जानते तो हो हमारे खानदान में रवाज है और इसी रवाज की बदौलत तुम्हारा रिश्ता रायमा से हुआ है। इसमें ऐसी कौन सी नई बात है जो तुम इस कदर बिगड़ रहे हो? उसकी वालदा जो वहां कमरे में मौजूद अपनी बहन से बात कर रही थी, इस तरह हाशिम को कमरे में आकर चीखते सुना तो फौरन से फोन बंद करके उससे कहने लगी, आपके लिए इंतहाई मामूली बात होगी, लेकिन मेरे लिए यह मामूली बात नहीं है। मैं आपसे सीधे और साफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि मैं रायमा से शादी नहीं करना चाहता। मैं किसी और को पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। हाशिम ने तो एकदम से जैसे अपनी माँ के सर पर धमाका किया था। राबिया बेगम एकदम से उसे देखते ही रह गई थी और फौरन से आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया। क्या पक रहे हो? जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो?
तुम्हारे इनकार की वजह से ज़ारा का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। ये हमारे खानदान का रिवाज है। कि सब कुछ भूल गए हो तुम? ये खानदान की रवायत एक बार फिर से तुम्हें याद दिला दूं? राबिया बेगम का गुस्सा भी साथ में आसमान को छूने लगा। उन्हें हाशिम से इस कदर शदीद रद्द अमल की बिल्कुल भी तवक्का नहीं थी। भाड़ में जाए खानदान और इसकी रवायत। यहाँ मेरा दिल जल रहा है, आपको खानदान और उसकी रवायत की पड़ी हुई है। मैं कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं हूँ जिसे पूछे बगैर आपने ये फैसला कर लिया। और अब बड़े आराम से मुझे बताया जा रहा है कि तुम्हारी शादी राइमा से होगी। ये आपका इंसाफ है? ज़ारा के लिए आपने बात सराई। उन्होंने जवाब पर मेरे लिए बात डाल दी। आपको कम से कम मेरे जवाब का इंतजार तो करना चाहिए था ना। या आप सबकी नजर में मेरी अहमियत बस पैसा कमाने की सी रह गई है? उसने गुस्से में जोर जोर से अपनी माँ से कहा। तो राइमा बेगम की आंखों में आंसू आ गए। राइमा बहुत अच्छी लड़की है, उसमें कोई कमी नहीं है। तुम उससे मिलो तो सही। तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी लड़कियां होंगी तुम उन सबको भूल जाओगे। तुमने राइमा को देखा नहीं है, वो बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, ज़हीन है। और दूसरी बात, मैंने सब कुछ ज़ारा की वजह से किया है, तुम अच्छी तरह जानते हो। क्या ज़ारा का माजी क्या था? उन्होंने आगे बढ़कर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसने अपनी माँ का हाथ झटक दिया। बस कर दे अब, कुछ नहीं होगा। ज़ारा और उवैस के रिश्ते को सिर्फ मैं रिश्ते से इनकार कर रहा हूँ ना, तो ऐसे ज़ारा और अवैस के रिश्ते को कैसे ठेस पहुंच सकती है? उसने अपनी माँ से कहा, क्योंकि तुम उनकी बेटी को ना बसाओ और वो तुम्हारी बहन को बसा कर रखे। वट्टे सट्टे में यही होता है, एक की तकलीफ सबकी तकलीफ होती है और एक की खुशी सबकी खुशी होती है। तुम समझते क्यों नहीं हो? अब कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसा किया तो ज़ारा का रिश्ता टूट जाएगा, और फिर तुम जानते हो कि ज़ारा की शादी पहले भी टूट चुकी है। मैं इस बार उसे ये गम नहीं दे सकती, लेकिन मैं बस मैंने फैसला सुना दिया है। आप कुछ नहीं हो सकता। ज़ारा का ख्याल कर लो। अगर अपने दिल में ज़ारा के लिए जरा भी मोहब्बत तुम्हारे बाकी है तो वो तुम्हारी बहन है, छोटी बहन है, उसका ख्याल कर लो। राबिया बेगम ने उसे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल किया और वो वहीं सोफे पर बैठकर अपने बाल मुट्ठी में जकड़कर सोचने लगा कि जिंदगी एक ही वक्त में क्या क्या रूप दिखाती है। 10 बजे से पहले तक वो कितना खुश था, और अब 10 बजे के बाद उसे अपने आप से ज्यादा गमगीन और कोई नहीं लगा था। मुझे राहिमा का नंबर चाहिए। उसे ज़ारा के सर पर पहुंचकर तकरीबन धमाका किया। क्या हो गया है भाई? आज ही तो रिश्ता हुआ है, अब नंबर मांगकर उससे बात करना चाहते हैं? देख लें कहीं फूफो बुरा ही न मान जाए। ज्यादा सवाल मत करो और मुझे नंबर दो। वो एकदम से उसने कहकर अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ा दिया और जोरदार आवाज से दरवाजा बंद कर दिया। इन्हें क्या हो गया? उसे हैरान होते एकदम से अपना मोबाइल उठाया और नंबर उसे उसके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया। राइमा का फोन बज रहा था। वो नमाज पढ़ रही थी। जैसे सलाम फेर कर उसने मोबाइल उठाकर देखा तो अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। हेलो, कौन? उसे उठाकर एहतियात से अपने कान से मोबाइल लगाया और धीमी आवाज में पूछने लगी। उसकी आवाज में जैसे कई तरह के सुर मौजूद थे। कम से कम हाशिम को उसकी आवाज पहली बार सुनने के बाद ऐसा ही महसूस हुआ। उसे बचपन में राइमा को देखा था, उसके बाद अब उसकी आवाज सुन रहा था। वो एक लम्हे के लिए जम सा गया। हेलो, कौन है? आपको किससे बात करनी है? मैं हाशिम बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से गंभीर आवाज स्पीकर से उभरी तो राइमा का दिल एकदम से जोर से धड़का। वो यकीन नहीं कर सकती थी कि जिस शाम को रिश्ता तय होगा उसी रात हाशिम का फोन आ जाएगा। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कल किसी भी वक्त। आप फारिग हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके घर से आपको पिक कर लूंगा। जरूरी बात करनी है। हाशिम की संजीदा अंदाज ने उससे किसी अनहोनी का उसे एहसास दिलाया। मैं इस तरह आपसे नहीं मिल सकती, क्या मिलना जरूरी है? उसे धीमे लहजे में हाशिम से पूछा। जी बिल्कुल जरूरी है। कहते साथ ही हाशिम ने फोन रख दिया और उसे मैसेज पर लिखकर भेज दिया कर कल शाम को 6 बजे तैयार रहिएगा। अपने घर में किसी दोस्त के मिलने का बहाना करके मैं तुम्हें एक अहम बहुत बात बताना चाहता हूँ। मेरी बात को नजरअंदाज मत करना, बात सीरियस है, हम दोनों की जिंदगी से मुताल्लिक है। हाशिम ने मैसेज को लिखकर उसे भेज दिया। इतनी भी क्या जल्दी है मिलने की? वो भी इतनी संजीदगी से बात कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। रायमा ने जब उसका मैसेज पढ़ा तो एक लम्हे के लिए जैसे गुमसुम सी हो गई। और इस रिश्ते पर वो दिलो जान से खुश थी, क्योंकि वो हाशिम से मोहब्बत करती थी।
लेकिन हाशिम का ये रवैया उसे मुकम्मल तौर पर खुश होने नहीं दे रहा था। मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? काफी देर तक उन दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। हाशिम ने उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था। फिर राहिमा के दिल को कुछ होने लगा। वो दोनों एक कैफे में मौजूद थे। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता। मैंने आपको यहाँ इसीलिए बुलाया था कि आप शादी से खुद इनकार कर दें। मेरे इनकार करने से मेरी बहन जारा के रिश्ते पर असर पड़ेगा और उसका रिश्ता भी टूट जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता। इसलिए मुझे बेहतर यही लगा कि मैं आपको यहाँ बुलाकर बात करूं और आपसे कह दूं, अब अपनी अम्मी को मना कर दे, मुझे हाशिम से शादी नहीं करनी। यूं जारा और अवैस का रिश्ता भी बच जाएगा और हम दोनों जबरदस्ती के बंधन में भी नहीं बंध पाएंगे। क्या आप क्या कह रहे हैं? रायमा की आंखों में एकदम से उसकी बात सुनकर आंसू तैरने लगे। जो आपने सुना वही कह रहा हूं। हाशिम ने उसे बाहर देखते हुए कहा। वो बहुत खूबसूरत थी और उस पर सोने से बरसा का उसकी आंखों का अचानक से नम होना हाशिम की नजरों से ओझल नहीं रहा था। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे ऐसा करने से जारा और अवैस के रिश्ते पर असर पड़ेगा। अगर मैं शादी से इनकार करूंगी तो अम्मी खुद ब खुद अवैस का रिश्ता भी तोड़ देंगी। ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उसकी आवाज में आंसुओं की नमी घुली हुई थी, जैसे उसने बमुश्किल हाशिम से छुपाने की जिसे कोशिश की थी। क्या आप सच कह रही हैं? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है क्या? क्या हम दोनों शादी नहीं कर सकते? मैं जानता हूं कि आपको भी ये शादी जबरदस्ती करनी पड़ रही है और मैं भी किसी और को पसंद करता हूँ। हाशिम की आखिरी बात सुनने के बाद रायमा में हिम्मत ही नहीं रही थी कि वो मजीद उससे कोई और बात करे। उसके हाथ कांपने लगे थे। मुझे घर जाना है, मुझे घर ड्रॉप कर दे। उसके बाद का जवाब दिए बगैर वो झुकी झुकी नजरों से उसे कहने लगी। अलबत्ता उसके दिल में एक तूफान सा मचा हुआ था। जी, जो बात मैंने आपसे कही है इस पर आप जरूर गौर कीजिएगा, वरना दो नहीं चार जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। याद रहे, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता, ना मैं आपसे शादी करना चाहता। मगर ये शादी हुई भी तो जबरदस्ती की शादी होगी और इससे आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। हाशिम ने सफाकी की हद करते हुए रायमा के दिल पर छुरियां चला दी थी। वो जो ये सोच कर आई थी कि हाशिम से पसंदगी की सनद बख्शेगा, उसे तो नफरत का सर्टिफिकेट हाथ में थमा कर रुखसत कर रहा था। आप मुझे इतना नापसंद करेंगे, इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था। मेरी आंखों में देखे बगैर मेरी मोहब्बत को आपने जबरदस्ती का नाम दे दिया। राहिमा ने घर आकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और खिड़की में खड़े होकर आसमान की तरफ निगाहें जमा करके अफसोस से सोचने लगी, या अल्लाह, ये तूने कैसा इम्तिहान मेरी जिंदगी में लिख दिया है। अगर मैं अम्मी से इस शादी से इनकार करती हूँ तो मेरा दिल टूट कर रेजा रेजा हो जाएगा, और अगर अवैस सारा का रिश्ता टूट गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं क्या करूं? क्या यह कड़वा सच मुझे ही पीना पड़ेगा? वो मुस्तकबिल में जो मुझे अभी से दिखा गया है, जो तारीख है, क्या मुझे उस तारीकी में खुद अपने आप को खुद धकेलना पड़ेगा, सिर्फ इस वजह से कि कहीं जारा और अवैस का रिश्ता न टूट जाए? वो तक हार कर कुर्सी पर बैठकर अफसोस के साथ सोचने लगी। इसी दौरान उसके पर्स में मौजूद उसका मोबाइल जोर जोर से चंगाड़ने लगा। हेलो। नंबर देखते उसके पूरे वजूद में उदासी सी छा गई। तो फिर क्या सोचा? आप इनकार कर रही हैं ना? वो बिगर आयु से मुतल्लिक सोच ही रही थी कि एक बार फिर से हाशिम ने बेसब्री का मुजाहरा करते उसे फोन पर पूछा था। मैंने फैसला कर लिया है, उसने ठहर ठहर कर अपने दिल को मजबूत करते हुए हाशिम से कहा था। कैसा फैसला लिया है? याद रहे, आपके एक फैसले से आपकी जिंदगी जन्नत भी बन सकती है और जहन्नुम भी। हाशिम ने कुछ इस अंदाज में चबा चबा कर उसे मुस्तकिल के हवाले से खबरदार किया कि उसका दिल जैसे कभी किसी ने मुट्ठी में मसल दिया हो। मैं इनकार नहीं करूंगी। रायमा की आवाज बिजली बनकर उसके सर पर आ गिरी। व्हाट? क्या कह रही हैं आप? जानती हैं, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा आपको। हाशिम एकदम से अपनी जगह पर से उठ खड़ा हुआ। जी हाँ, मैंने बिल्कुल सोच समझ कर फैसला किया है। आप मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अपने आप को मुजरिम साबित नहीं करूंगी, ना मैं अवैस और जारा के रिश्ते में कोई दरार आने दूंगी। उसने मजबूत लहजे में कहा तो हाशिम की मजाक उड़ाती हंसी उसे सुनाई दी। मोहतरमा, कौन सी सदी में रहती हैं आप? अपनी जिंदगी को बचाइए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर मुझसे शादी के लिए इनकार ना किया तो फिर जो होगा ना, वो पूरा जमाना देखेगा और तुम मुझसे पनाह मांगोगी।
ایک دم سے हाशिम کے लहजे में फनकार उभरी तो उसने घबरा कर फोन बंद कर दिया। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। मेरी झोली में तो फूल खिलने के बिना ही मुरझा गया। वो मोहब्बत जो सदियों से मेरे दिल में मौजूद है और जिसके मिलन की घड़ियां आने वाली थी, एक लम्हे में सब कुछ तहस नहस हो गया। या अल्लाह, मैं क्या करूं, तो वही मेरी मदद कर। वहीं बैठकर वो ज़ारों की तार रोने लगी। हाशिम के रवैये ने उसे अपनी मोहब्बत पर फातिहा पढ़ने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान था जितना वो सोच रहा था और जितना रायमा ने अंदाजा लगा लिया था? ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था। आखिर बात क्या है? पिछले 2-3 दिनों से तुम मुसलसल मुझे इग्नोर कर रहे हो। मुझे देखकर आगे बढ़ जाते हो, बात नहीं करते। मैं जब से गांव से आई हूँ यही सब कुछ चल रहा है। मसला क्या है? लंच ब्रेक में वो दोनों वहां अकेले बैठे थे तो वो उठकर उसके पास आई और खट पड़ी। हाशिम ने नजर उठाकर उसे देखा तो उसकी आंखों में नमी वाज़ेह तौर पर झलक रही थी। जो कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। उसने इंतहाई ठहर ठहर कर उससे कहा तो समिया ने अपने दिल को थामते हुए उसकी जानिब देखा था। मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। तो फिर सुनो, मैं तुम्हें खो चुका हूँ क्योंकि मेरे घर वालों ने वट्टे सट्टे के रवाज में मेरा रिश्ता मेरी फूफो की बेटी राइमा से तय कर दिया है। और यह हकीकत मेरे लिए भी इतनी ही शॉकिंग है जितनी कि तुम्हारे लिए। मैं अपनी बहन की खातिर मजबूर हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं। हशीम की बात सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे वो रो रहा है। समिया ने एक लम्हे के लिए उसे देखा और फिर लबों को जबरदस्ती मुस्कुराहट में ढाला। क्या नहीं, समिया नाम का चैप्टर तुम्हारी जिंदगी से क्लोज हो गया। वो हंसते हंसते रो पड़ी और अपनी चीजें समेट कर वहां से जाने लगी। हाशिम उसे रोक नहीं सकता था क्योंकि अब इन तमाम चीजों का कोई फायदा ही नहीं था। राइमा, तुमने इनकार न करके अच्छा नहीं किया। समिया की आंखों में तुम्हारी वजह से आंसू आए हैं और ये आंसू मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों में लाऊंगा कि तुम मुझसे पनाह मांगोगी, लेकिन तुम्हें कभी पनाह नहीं मिलेगी। हाशिम ने खला में घूरते हुए दिल ही दिल में राइमा को मुखातिब करके कहा और इस दौरान उसका मैसेज टून बजा। उसने मैसेज खोला तो ज़ारा थी जिसने उसे ये खबर पहुंचाई थी। मुबारक हो भाई, हमारी शादी तय हो गई। ठीक 2 महीने बाद हमारी शादी है। उसने ये बात सुनी तो एकदम से मोबाइल दीवार पर दे मारा और अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया। तो ये तय था कि उसके दिल को टूटना था और बेशुमार टुकड़ों में टूटना था। समिया का जाना उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था और वो वहीं बैठकर मातम मनाता रह गया। अगर इंसान खुद उठ जाता है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि दूसरों को भी शोर करके उठा दिया जाए। उनकी शादी को दूसरा दिन था जब राइमा सुबह तैयार होने के लिए अलमारी से कपड़े निकालने लगी तो उसको मेकअप बॉक्स जोरदार आवाज के साथ उसका गिर गया, जिस पर हाशिम उठ गया और सकीनत और निगाहों से देखते हुए लेक्चर देने लगा। सॉरी, गलती से गिर गया। राइमा ने फौरन से सॉरी किया तो जहर खंड हंसी हंसने लगा। हाँ, एक सॉरी कह दो और सब कुछ ठीक हो जाता है। जैसे बुड़बुड़ाते हुए वो दोबारा सो गया और अपनी आंखों पर तकिया रख लिया। न जाने क्यों राइमा को उसकी इस हरकत पर हंसी आई थी और उसका दिल चाहा कि उसे देखती रह जाए। वो वैसे भी उससे मोहब्बत करती थी, ऐसी मोहब्बत जो उसने अपने दिल में छुपा कर रखी हुई थी, लेकिन वो उसकी तरफ से अनजान था। अरे राइमा बिटिया, तुम्हारी ये हाथ पर चोट कैसी है? वो जैसे ही नीचे नाश्ते की टेबल पर बैठने के लिए कुर्सी पर खींचने लगी तो एकदम से उसकी सास की नजर उसके हाथ पर पड़ गई। अरे अम्मी, वो कंगन मेरे नाप के नहीं थे ना, वो जो इन्होंने मुंह दिखाई में थी, इसीलिए मैंने जबरदस्ती पहनने की कोशिश की। हालांकि हाशिम ने तो मना किया था कि छोड़ दो, मैं दूसरा बनवा दूंगा, लेकिन मुझे ही शौक चढ़ा हुआ था वो कंगन जबरदस्ती अपने हाथ में डालने का। शायद हाशिम से साइज गलत बन गया। उसने अपने दिल पर बेपनाह दुख को अंदर धकेलते बात बनाने की कोशिश की क्योंकि वहां उसके घर वाले भी मौजूद थे जो कि नाश्ता लेकर आए हुए थे और वो कोई बदमज़गी नहीं चाहती थी, इसलिए हंसकर हाशिम की तरफदारी करने लगी। नाश्ते के लिए आते सीढ़ियों से उतरते हाशिम ने उसकी बात बागौर सुनी थी और चंद में के लिए तो वो हैरान रह गया था और अपनी जगह पर खड़ा रह गया। कल रात को मेरा इतना बुरा सलूक सहने के बावजूद भी आज सुबह उठकर मेरी तरफदारी कर रही है, इसे भला क्या कहते हैं? उसने खुद से सवाल किया और किसी गहरी सोच में गुम हो गया। हाशिम बेटा, वहां क्यों खड़े हो? इधर आओ ना, बैठो हमारे साथ, नाश्ता करो।
अपनी अम्मी की आवाज सुनकर वो चौंक कर सीधा हुआ और नीचे उतरकर रायमा के बराबर में आकर बैठ गया। सच क्यों नहीं बताया? छुपाया क्यों है? डरती क्यों क्या मुझसे? सरगोशीनुमा आवाज ने उसकी आंखों में देखकर उसने कहा। तो वह नम आंखों से मुस्कुरा दी और कहने लगी, हाँ, आपके बारे में कोई भी कुछ सोचे, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन न जाने क्यों मुझे फर्क पड़ रहा है। इसी वजह से मैंने हकीकत छुपाई। उसने अपने हाथों पर मौजूद जख्म को एक नजर देखा, फिर मुड़कर हाशिम को देखा। न जाने क्यों जैसे खामोश होकर रह गया था और फिर अगला सवाल पूछने की हिम्मत ही ना हो सकी। वो खुद उससे पूछना चाहता था कि उससे फर्क क्यों पड़ रहा है, लेकिन फिर अपने सवाल को अपने अंदर ही उसने दबा दिया। रात गहरी हो रही थी। वो छत पर मौजूद था। रायमा अपने वालिदैन के घर पर थी। उसकी अम्मी ने उसे कहा था कि जाओ उसे लेकर आओ, लेकिन उसने साफ कह दिया था कि रायमा से कहो अवैस के साथ आ जाए। अवैस वैसे भी ज़ारा को लेने तो आएगा ही। उसकी मंतिक सुनकर उसकी अम्मी ने अपना सर पर हाथ मारा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था कि करीबन 12 बजे जब वो कमरे में गया तो उसे ड्रेसिंग के सामने बाल खोले कंघी करते हुए नजर आ गई। उसे देखकर वो हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर उभरी थी। अपनी जगह याद है ना तुम्हें? ये मत भूल जाना कि मैं तुम्हें अपने बराबर में जगह दूंगा। तुम्हारी जगह वहीं सोफे पर ही है। ये मत समझो कि अपनी अदाएं दिखाकर मुझे अपने काबू में कर लोगी। हालांकि ये जुमला बोलते उसकी जुबान लड़खड़ाई थी, क्योंकि वो वाकई में अपनी अदाएं दिखाकर उसकी होश उड़ा रही थी। वो दुपट्टे से बेनियाज बैठी आईने के सामने अपनी खूबसूरत रेशमी अबशार जैसे लंबे बालों में कंघी कर रही थी। ऐसे में हाशिम की होश कैसे न उड़ते? उस पर रूप भी टूट कर आया था। फिर उसने अपने दिल पिघलते देखा। वो एकदम से खुद को संभालने लगा। समिया की जगह कोई नहीं ले सकता। उसने खुद को बावर करवाया और पलंग पर जाकर करवट लेट गया। उसे महसूस हुआ था कि वो अब भी अपने बाल समेट कर सोफे पर लेट गई थी। लाइट बंद कर दो, मुझे नींद आ रही है। उसने नया हुक्म सादर किया। लेकिन मुझे लाइट बंद में नींद नहीं आती, लाइट खुली रहेगी। रायमा ने कहा तो उसने एकदम से करवट लेकर उसे देखा। मैं भी मुकम्मल अंधेरा करके नहीं सोता हूँ, लेकिन इस कदर खुली लाइट पे मैं नहीं सो सकता। कहते साथ ही उसने लाइट बंद करके लैंप जला दी, जिससे कमरे में मध्यम सी रोशनी फैल गई थी। शायद वो शादी के हंगामों से थक गई थी, इसलिए वो नींद की वादियों में खो गई। लेकिन हाशिम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। मेरी जिंदगी बर्बाद करके मोहतरमा कितने मजे की नींद सो रही है। उसे जैसे ही करवट बदल कर रायमा की तरफ देखा तो दिल ही दिल में सोचा, कमरे की मध्यम रोशनी और रोमान प्रूफ माहौल में उसकी होश उड़ा रही थी। चादर उस पर से सरक कर नीचे गिर चुकी थी और वो बगैर तकिए के आरी तिरछी लेटी उसकी तवज्जो खींच रही थी। इस लड़की को सोने की जरा भी तमीज नहीं है। उसे दिल ही दिल में सोचा और न जाने क्या सोचकर बेड से खड़ा हुआ और आहिस्ता से कदमों के साथ उसके करीब जा पहुंचा। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसने आहिस्ता से आगे बढ़कर उसके बाल उसके कान के पीछे किए थे। उसके हुस्न से मुतासर हुआ। वो बहुत खूबसूरत थी। आज हाशिम ने उसे अपने इतने करीब से देखा तो उसे पता चला था उसका हुस्न उसे घायल कर देने के लिए काफी था। वो कमजोर लम्हे के गिरफ्त में आने लगा और आगे बढ़कर उसने जैसे उसके गालों को छुआ तो वो नींद में ही खसमस आई। उसके सर के नीचे उसने हाथ रखा। तकिया जो पहले ही लटक रहा था फर्श पर जाकर गिर गया। मोहतरमा न जाने किस तरह सोती है। उसने वो तकिया उठाकर आहिस्ता से उसका सर अपने हाथ में लेकर ऊंचा किया और जैसे ही तकिया रखने लगा उसकी आंख खुल गई और वो एक झटके से उठ बैठी और उसके बिल्कुल करीब आ गई थी। अगर मेरी इतनी जरूरत पड़ती है आपको तो फिर मुझे यहाँ सोफे पर क्यों सुलाते हैं? शरारत से उसने नींद में डूबी आवाज में कहा तो हाशिम ने भरपूर निगाहों से उसे देखा। वो ये रिश्ता निभाने के लिए राजी नजर आ रही थी, लेकिन हाशिम के दिल में समिया मौजूद थी जिसको खोने का गम वो भुला नहीं सका था। समिया की याद आने की देर थी कि उसने एक झटके से उसका सर छोड़ दिया। किसी गलतफहमी में मत रहना, तकिया तुम्हारे सर के नीचे से गिर गया था, बस हमदर्दी के तहत रखने आ गया था। हमदर्दी को मोहब्बत ना समझ लेना। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। खूबसूरत लम्हे का फसलूं और हसीन मंजर एकदम से गायब हो गया। कबूल करना भी है और जताना भी नहीं है। न जाने इस आदमी की क्या मंतक है जो मेरी समझ से बालतर है। उसकी पुश्त को घूरते हुए सोचने लगी। वो एक बार फिर से उसकी तरफ से रुख मोड़कर बेड पर सो गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी।
कहीं मैं इसके साथ कोई ज्यादती तो नहीं कर रहा? उसने बेख्तियार सोचा, लेकिन अगले ही लम्हे दिल से एक आवाज आई, मैंने इसके साथ तो कोई ज्यादती नहीं की। मैंने तो इस पर सबसे ज्यादा सब कुछ वाज़ह कर दिया था कि मैं समिया को पसंद करता हूँ। इससे फिर भी मेरी जिंदगी में शामिल होना चाहा, तो फिर जबरदस्ती। ये इसकी अपनी चॉइस है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अपने रवैये पर जब थोड़ा सा उसने गौर किया तो सोच ने सब कुछ उसका मिलियमेट कर दिया। वो एक बार फिर से अपने दिल में उसके लिए मोहब्बत महसूस किए बगैर सो गया। भैया, आपको देखें, कितने कोई बोरिंग इंसान है। रायमा बेबी को अभी तक आप कहीं भी घुमाने नहीं लेकर गए। मुझे और अवैस को देखें, हमने इस एक हफ्ते में बहुत सी जगह देख ली। ठीक कह रही हूँ ना रायमा? सारा ने कहा तो रायमा मुस्कुरा दी। मुझे वैसे कोई ज्यादा शौक नहीं है घूमने फिरने का। उसे हाशिम की तरफ देखकर कहा। उन दोनों से बेनियाज अपने मोबाइल में मसरूफ था। रायमा, ये कब से हो गया? तुम तो कहती थी कि अब्बा सख्त हैं, तो क्या हुआ? अपने शौहर के साथ पूरी दुनिया घूम लूंगी। तुम्हें तो घूमना बहुत पसंद था, ये अचानक से तुम्हारी पसंद में तब्दीली कैसे आई? अवैस उसी का भाई था, कैसे भूल सकता था कि रायमा को घूमना फिरना कितना पसंद है। अवैस की बात पर हाशिम ने अपनी पूरी तवज्जो रायमा की जानिब मरकूज कर दी। ये हर बार मेरी तरफदारी क्यों करती है? इसे मेरी तरफदारी करके क्या मिलता है? जबकि मैं तो इससे मोहब्बत से पेश भी नहीं आता, ना ही मैंने अभी तक ढंग से इससे कोई बात की है। शादी को एक हफ्ता होने वाला है, हम एक छत के नीचे अजनबियों की तरह रह रहे हैं। इसके बावजूद भी ये बड़े हुजूम में मेरा भरम रखती है। ये सब क्यों करती है? हाशिम सोचने पर मजबूर हो गया। रायमा को हाशिम की निगाहें खुद पर महसूस हो रही थी। चले साथ कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, यही फूड स्ट्रीट पर चलते हैं, बहुत मजा आएगा, गोलगप्पे खाएंगे। क्यों अवैस, ठीक कह रही हो ना मैं? इसी बहाने रायमा तुम भी अपने भाई के साथ एंजॉय कर लेना। भाई तो बहुत ही बोरिंग है, हमारी मौजूदगी में तुम्हें मजा जरूर आएगा। चलो जल्दी चलते हैं। उसने एकदम से रायमा का हाथ खींचकर खड़ा किया और अभी उसके साथ बाहर की जानिब निकल गए। चारों ने चार हाशिम को भी उनके पीछे जाना पड़ा। रायमा इधर आओ, जल्दी से ये गोलगप्पे ट्राई करो, ये बहुत मजे के हैं। वो एक मशहूर फूड स्ट्रीट पे घूम रहे थे। हाशिम बस एक साइड पर खड़ा उन तीनों को खाते हुए दिख रहा था। भैया आप भी है ना, ट्राई कर लेना। उसने एकदम से एक गोलगप्पा उसकी तरफ बढ़ाया तो हाशिम ने नजरें फेर ली। ये उल्टी सीधी ना फजूल चीजें तुम लोग ही खाओ, मुझे इससे दूरी रखो। उसने कहकर अपने मोबाइल पर सारी तवज्जो मरकूज कर दी। इस दौरान उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसे पढ़कर वो एक लम्हे के लिए अपनी जगह जमसा गया। उसे अपनी बसारत पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसने क्या मैसेज पढ़ रहा है। ये समिया का मैसेज था, जिसमें लिखा था कि हाशिम मेरी शादी हो रही है, हम दोनों की राहें जुदा थी, बस कुदरत ने कुछ फैसले किए थे, हमें मिलाया था और हम दोनों से ये समझ बैठे थे कि हम आगे भी जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जब मैं गाँव गई थी तभी मेरी मंगनी भी मेरे कजन के साथ हो चुकी थी और मैं उससे अनजान थी। बस कुछ फैसले ऊपर वाला करता है और कुछ फैसले हम करते हैं। होता वही है जो ऊपर वाला हमारी किस्मत में लिखा होता है। अब तुम भी मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि मैं भी अब अपने कजन से शादी कर रही हूँ और उसके साथ खुश रहना चाहती हूँ। तुम भी अपनी बीवी के साथ खुश रहना। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अल्लाह हाफिज, हमेशा के लिए। ये मेरा आखिरी पैगाम था जो मैं तुम्हें भेजा है। उसने एकदम से मोबाइल बंद करके बेख्तियार अपना सीना मसला तो गोया समिया ने उसे एक ही झटके में भुला दिया था और उसके लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा चुका था। वो अपनी ही धुन में आगे बढ़ गया। अवैस और ज़ारा उसी के आगे थे और मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट के पास बने ठेलों पर रुककर खाना खा रहे थे। अचानक से उसे राइमा की कमी सी महसूस हुई। ज़ारा, राइमा कहाँ है? उसने फौरन से आवाज देकर उससे पूछा था। भाई अभी तो यही थी, पीछे कहीं होगी, आप उसके साथ रहते ना, यहाँ क्यों आ गए? उसे वहीं से आवाजें लगाती ज़ारा ने कहा। हाशिम फौरन से मुड़ा और पीछे की जानिब जाने लगा, जहाँ एक गार्डन नुमा बना हुआ था। उसे वो वहीं नजर आ गई। वो झुककर अपने टूटे जूते को देख रही थी, जो चलते हुए न जाने कब टूट चुका था, और वो वहीं खड़ी रह गई थी। क्या हुआ, यहाँ क्यों रुक गए? मैं कब से तुम्हें वहां ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ मौजूद हो। साथ चलना था ना। ये जानते हुए इसका जूता टूट चुका था, उसने डांटना मुनासिब समझा, लेकिन वो भी राहिमा थी, हर चीज में मस्बत पहलू निकालने वाली। मेरे लिए तो यही बहुत है कि आपने मुझे ढूंढा। बस ये एक जुमले ने मुझे बहुत लुत्फ दिया। एक अदा से उसने अपने बाल कंधे के पीछे किए और अपना दुपट्टा कंधे पर सेट करते मोहब्बत पाश निगाहों से हाशिम को देखा।
तो उसकी इस अदा पर जैसे मर मिटा था। फजूल की ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। भला ये कैसे हो सकता है कि हाशिम इतनी जल्दी अपनी शिकस्त कबूल कर ली? वो कभी राहिमा पर ये जाहिर नहीं करना चाहता था कि वो समिया को इतनी जल्दी भूल गया है। ऐसे बावर करवाना उसे अपनी शिकस्त के मुतरादिफ नजर आ रहा था। चलो अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो, घर चलते हैं। कहते साथ ही वो मुड़ा, लेकिन अचानक से राहिमा की आंख की आवाज ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। अब क्या हो गया तुम्हें? उसने पलट कर देखा तो वो जूते हाथ में उठाए नंगे पैर चल रही थी, जब उसे एक पत्थर चुभ कर जख्मी कर गया था। वो ये क्या कर दिया? वो एकदम से झुका और अब उसका हाथ अपने घुटने पर रखकर देखने लगा। रायमा के लिए तो ये मंजर बेहोश कर देने वाला था। वो इंतहाई खुशकन निगाहों से हाशिम को अपनी नजरों के जरिए दिल में उतारने लगी। मैं चल नहीं पा रही हूँ, उसने दहाई दी तो हाशिम ने एक नजर उसे देखा। अब तुम मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं भरे मजमे में तुम्हें अपनी गोद में उठाता फिरूं। कहते साथ ही वो उठा और अपने हाथ झाड़ने लगा, लेकिन अगले लम्हे हाशिम ने राइमा को हैरान कर दिया। वो अपने जूते उतार कर उसे दे चुका था। ये पहन लो, गाड़ी मैंने काफी दूर पार्क की हुई है, हमें काफी चलना पड़ेगा, दोबारा तुम अपना पाँव जख्मी कर लोगी, तब तक लिए पहन लो। उसको अपने जूते उतार कर देखकर वो नंगे पाँव चलने लगा। इस शख्स की ओर कितने रूप देखूंगी, ये शख्स तो मुझे पल पल हैरान कर रहा है। उसके जूते पहनकर उसके कदम कदम से मिलाकर चलने के लिए उसके साथ भागने लगी। अरे रायमा, ये तुमने क्या पहन लिया? जारा ने देखा, फिर जैसे उसकी नजर अपने भाई के पैरों पर पड़ी तो वो जोर जोर से हंसने लगी। हाशिम भाई, आप तो मेरी तवक्का के बरअक्स बहुत ज्यादा रन मरीज साबित हो रहे हैं, उसने हंसते हुए कहा। तो हाशिम ने उसे घूरा। अगर रायमा की जगह कोई भी होता तो मैं यही करता। उसे रायमा के कान के करीब सरगोशी की तो एक लम्हे के लिए वो उदास होकर रह गई थी। उस शख्स ने शायद कसम खा रखी थी कि उससे कभी मुकम्मल तौर पर खुश उसे नहीं होने देगा। हाशिम बेटा, रायमा अपनी अम्मी के घर गई हुई है, कह रही है कि वापसी पर मुझे पिक कर लेना। उसने फोन करके मुझे कहा था, लेकिन अब तुम ऑफिस से वापस आए हो तो उसे पिक कर लेना। अब ऐसे ही चला गया है, वरना वो उसके साथ आ जाती। ऑफिस में वो काम में मसरूफ था। जब उसे कॉल आई तो जी भर के बदमजा हुआ और दूसरी लम्हे उसने रायमा को कॉल मिलाई। तुम्हारा दिल नहीं भरता? जब देखो मुंह उठाकर अपनी अम्मी के दर पर पहुंच जाती है और फिर मुझे ऑर्डर पास करवाती है कि मुझे वहां से पिक करना। मैं क्या तुम्हारे पूरे जहान का फारिग नजर आता हूँ? उसे एकदम से फोन छूटे उसकी क्लास ले डाली, लेकिन वो बिल्कुल भी ना घबराए। क्यों? मैं क्यों अपनी अम्मी के घर नहीं जाऊं? आप मुझे लगता है बहुत मिस करने लग जाते हैं। उसने उसकी बात का अलग मतलब लिया। हाशिम का मूड बुरी तरह से खराब हुआ। तुम्हें ये गलत फहमी कैसे पैदा हो गई कि तुम्हारे ना होने से मैं तुम्हें याद करता हूँ? बल्कि मैं तो शुक्र करता हूँ। अच्छा, अगर ऐसा तो फिर आपके कोलो फाल में तजाद क्यों नजर आ रहा है? वो भी उसकी बीवी थी, उसके लिए अपनी बाहें फैलाए उसे अपनी जिंदगी में खुशामदीद कहने के लिए भरपूर तौर पर तैयार थी, लेकिन वो था कि अपनी अना को पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तैयार हो जाओ, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अगर 10 मिनट में तुम मुझे गेट के बाहर ना मिले ना तो मैं तुम्हें वहीं छोड़कर चला आऊंगा। उसने उसे फोन पर धमकी अमेज अंदाज में कहा और फोन बंद कर दिया। 10 मिनट तो क्या, मैं 10 घंटे भी आपके लिए इंतजार कर सकती हूँ। उसने फोन बंद करते हुए मोहब्बत से कहा, क्योंकि उसे एहसास हो रहा था कि शायद पत्थर से सर टकरा टकरा कर बलाखिर पत्थर रेजा होने के लिए तैयार नजर आ रहा था। मुझे डोनट्स खाने हैं, मुझे बहुत दिल कर रहा है। गाड़ी जब एक खूबसूरत सी डोनट शॉप के पास से रुकी तो उसने कुछ भी सोचे समझे बगैर हाशिम से फरमाइश कर दी। क्या मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? गाड़ी से उतर कर तुम्हारे लिए डोनट लेकर आऊं? उसे राइमा को गुस्से से देखकर कहा। तो राइमा ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। क्या मुसीबत है यार? उसने एक झटके से गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे गाड़ी में बैठे रहने की हदायत करके डोनट शॉप के अंदर चला गया। वाओ ब्यूटीफुल लेडी, बाहर तो आओ, जरा तुम्हारा दीदार कर ले। और डोनट लेकर वो वापस आ रहा था कि जब उसे गाड़ी के पास झुका एक आवारा लड़का उसे उसकी बीवी राइमा को हरासा करता दिखाई दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गाड़ी में झांककर घटिया अल्फाज कहने की? उसने डोनट वाली शॉपर राइमा को पकड़ाई, उस नौजवान को गिरबान से पकड़कर एक जोरदार मुक्का मारा। हाशिम छोड़ दे इसे, वो नशे में है, छोड़ दे, ये अपने हवास में नहीं है। एकदम से वो गाड़ी खोल कर बाहर आई और हाशिम को उस नौजवान लड़के से छुड़ाने लगी।
لیکن وہ غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں یہ الفاظ کہنے کی؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ رائما نے ہاشم کے الفاظ سنے تو ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ دل میں ایک عجیب سی کلی کھلی۔ میری بیوی کا لفظ سن کر اسے خود پر فخر محسوس ہوا کہ وہ ہاشم کی بیوی ہے، جس کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہے۔ چھوڑ دیں ہاشم، اسے چھوڑ دیں، وہ مر جائے گا۔ اسے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑایا اور اس کا غصہ ٹھنڈا کرتی اسے گاڑی میں بٹھانے لگی اور خود بھاگ کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر جلدی سے اندر بیٹھی۔ ہاشم زن سے گاڑی بگا کر لے گیا۔ آپ کے ہونٹوں سے خون بہ رہا ہے۔ اسے جیسے ہی ہاشم کے ہونٹوں کو دیکھا تو وہاں خون کی ایک لکیر نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا۔ ہاشم نے جیسے اپنی آستین سے خون کو صاف کرنا چاہا تو رائما نے ایک دم سے اسے روک دیا اور اپنے پرس میں موجود ٹیشوز نکال کر اس کے ہونٹ کے گرد لگا خون صاف کرنے لگی۔ چھوڑ دینا تھا نا اسے، کیوں لڑائی کی؟ اسے دیکھیں خود کو زخمی کر لیا نا۔ وہ فکر مند دکھائی دینے لگی۔ اس کے سر کے پاس سے بھی خون نکل رہا تھا۔ اس کے بالکل پاس آ کر اس کے سر سے بھی وہ خون صاف کرنے لگی۔ رائما کی سانسیں ہاشم کو بے بس کرنے لگی تھی اور وہ مدہوش ہونے لگا تھا۔ سیدھی ہو کر بیٹھ جاؤ، کر جل کر صاف کر لینا۔ ایک دم سے اس کی قربت کے خیال سے گھبرا کر اس نے کہا تو رائما دانتوں تلے اپنا نچلا لب دبا کر ہنسنے لگی۔ یہ لے لیں، یہ ہلدی والا دودھ پی لے، زخم میں درد نہیں ہوگا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ کمرے میں آئی اور سیدھا کچن میں گھس گئی، اور پھر جب کمرے میں واپس آئی تو ہاشم اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ شکریہ، اس نے اسے گلاس لے کر ایک چھٹکے سے پورا گلاس پی لیا تھا۔ آپ کو دوائی لگا دوں؟ اس نے آفر کی۔ نہیں ٹھیک ہے، بس تم سو جاؤ، لائٹ بند کر دینا۔ کہتے ساتھ ہی وہ خود بھی لیٹ گیا تو وہ بھی نہ چاہتے ہوئے صوفے پر گر گئی۔ اس کا بالکل بھی دل نہیں تھا کہ اپنے شوہر کو اس حالت میں چھوڑے جبکہ وہ زخمی تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ارد گرد جمی برف پگھلنے لگی ہے، لیکن آپ اس کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے۔ آپ اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اسے قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ مجھ سے شرمندہ ہیں۔ اسے صوفے پر بیٹھتے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی جو کہ اس کی طرف سے رخ پھیر کر سو رہا تھا۔ اچانک سے ٹھنڈ سی بڑھ گئی تھی، تیز بارش ہونے لگی تھی اور کمرے میں سردی کا احساس بڑھنے لگا تھا۔ یہ کمرہ ویسے بھی لان کے قریب تھا، وہاں ٹھنڈی ہواؤں کے زور سے کمرہ ہمیشہ ٹھنڈا رہ جاتا۔ کھڑکیاں زور زور سے بند ہو کر کھل رہی تھی۔ وہ جو نیند کی وادی میں گئی ہوئی تھی ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ پورے کمرے میں اندھیرا چھا گیا، لائٹ غائب ہو گئی تھی اور کھڑکی سے نظر آنے والی بارش نے اس کے خوف میں مزید اضافہ کر دیا تھا، جو کہ گرج چمک کے ساتھ برس رہی تھی۔ ہاشم، مجھے ڈر لگ رہا ہے، لائٹ چلی گئی ہے۔ اسے آواز دے کر ہاشم کو اٹھانا چاہا، لیکن شاید وہ بہت گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اچانک سے بجلی زور سے کڑکی اور وہ اچھل کر صوفے سے نیچے گری۔ اسے بے تحاشا خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دکھائی دینے لگے۔ اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے ہاشم کے پاس بیڈ پر جا پہنچی اور اس کی کمبل کو کھینچ کر اپنا آپ اس کے اندر چھپا لیا۔ وہ اس موسم سے ہمیشہ سے ڈرتی تھی اور جب اسے ڈر لگا تو یہ سوچے بغیر ان دونوں کے درمیان فیصلہ تھا۔ اس کے پاس جا پہنچی۔ نیند میں ہاشم کو جب ایک دم سے لمس کا احساس ہوا اور اس نے اٹھ کر دیکھنا چاہا تو یہ دیکھا اور وہ حیران رہ گیا کہ وہ نرم سا لمس کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیوی رائما ہی ہے، جو رات کو شاید بارش والے موسم سے ڈر کر کب اس کے پاس آ گئی۔ اسے خود بھی نہ پتا چل سکا۔ اسے ایک لمحے کے لیے رائما پر نظر دہرائی تو اسے اس پر بہت پیارا ہے۔ وہ بچوں کی طرح ڈرتے اس کے سینے پر سر رکھے اپنا منہ اس کے سینے میں چھپائے ہوئے سو رہی تھی۔ رائما، رائما تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے اس کا گال تھپ تھپا کر سے ٹھہرتے ہوئے ایک لمحے میں اٹھ گئی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ اسے لگا شاید اس کی چوری پکڑی گئی ہے اور اب ہاشم اس پر بے پناہ غصہ کرے گا۔ کیوں دور جا رہی ہو؟ میری بیوی ہو، مجھ پر پورا حق رکھتی ہو، دور کیوں ہو رہی ہو؟ اسے اپنی گرفت اس کے گرد مضبوط کر لی اور وہ جو اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھ کر خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ ہاشم کی مضبوط گرفت نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ تم اپنے شوہر کے پاس ہو، اپنے شوہر کے سینے میں پناہ لینے آئی ہو، تو کیوں دور جا رہی ہو؟ اسے کمر سے پکڑتے اس نے خود پر گرا دیا اور اس کا چہرہ اپنی دونوں ہاتھوں میں بڑھ کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ یقین کرو، آج آنکھ کھلنے پر جو منظر میں نے دیکھا ہے نا، اس منظر نے میری ساری انا کی برف کو پگھلا دیا ہے۔ کس طرح بچوں کی طرح تم میرے اندر پناہ ڈھونڈ رہی تھی، اور میں کتنا بدبخت ہوں کہ تمہیں پورے 1 مہینے خود سے دور رکھا۔ آج مجھے پتا چل رہا ہے کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔
کہ خوف میں بھی میری طرف دوڑ کر آتی ہو، اور میں کتنا بدبخت ہوں کہ تمہیں خود سے آج تک دور کرتا رہا۔ اس نے انتہائی جذب کے عالم میں اس کے چہرے کو چومتے ہوئے کہا تو رائما کو لگا کہ 1 مہینے کی ریاست کام آ گئی ہے اور وہ اسے اپنی زندگی میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہے، اسے قبول کر چکا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ وہی ہاشم ہیں جس نے شادی کی پہلی رات مجھے کہا تھا کہ میں تم سے انتقام لوں گا۔ رائما نے کہا تو ہاشم نے مسکرا کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ تمہارے جیسی خوبصورت محبت کرنے والی بیوی سے بھلا کون انتقام لے گا؟ اسے اپنی گود میں اٹھایا اور اپنے سینے میں چھپا لیا۔ رائما نے بھی اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ اس کا شوہر تھا اور اس پر اس طرح حق رکھتا تھا۔ آج کا یہ حسین منظر اس کی روح میں سکون اتارنے لگا تھا۔ اب آپ مجھے خود سے دور تو نہیں کریں گے نا؟ یہ وقتی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ رائما نے مدہوشی بھرے انداز مجھ سے پوچھا تو ہاشم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تم میری جان بن گئی ہو۔ اس 1 ہفتے میں مجھے پتا چل گیا کہ تم میری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہو۔ میں تم سے محبت کرنے لگا۔ اسے محبت کا اعتراف کر کے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور یہ شادی سے پہلے کی بات ہے۔ میں نے آپ کے علاوہ کبھی کسی کا سوچا بھی نہیں ہے۔ رائما کے انکشاف نے ہاشم کے دل کو بے حد سکون پہنچایا تھا۔ تبھی تمہاری محبت اتنی سچی نکلی، تم جیت گئی، اور اب میں تمہاری قربت سے لطف اٹھا کر تمہیں زندگی کا سب سے حسین رات کا تحفہ دوں گا۔ ہاشم نے اپنی بیوی رائما کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے کر جذب سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ یہ ان کے ملن کی رات تھی۔ محبت ان کے دلوں پر نازل ہو رہی تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو کٹن حالات کے بعد قبول کر لیا تھا اور یہ مان لیا تھا کہ وٹے سٹے کا رواج بھی اچھے طریقے سے چل سکتا ہے اگر دونوں فریقین چلانا چاہیں۔ جس طرح رائما نے ہاشم کا پردہ رکھ کر ایک اور رشتہ بھی بچایا، اس کے بدلے میں اسے ہاشم قدرت نے انعام میں دے دیا تھا، اور اب وہ اس کی قربت میں پگھل رہی تھی، قطرہ قطرہ سمندر بن رہی تھی۔ محبت کا موسم ان کے دلوں میں بری طرح سے چھا رہا تھا۔